Hello, students. Good morning. Hope you are all doing good at your place. This is Ramesh Sharma, and welcome you in this video of marketing +2 क्लास। बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया था मार्केटिंग के बारे में, इसका मीनिंग, डेफिनेशंस एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, बाजार, क्रेता और विक्रेता के बारे में। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, विपणन के कार्य। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट्स सर्विस, प्राइसिंग प्रोडक्ट, promotional activities, physical distribution of goods, transportation channel and storage and warehousing of material। तो इसको हम 1 by 1 लर्न करते हैं। नंबर 1 है विपणन अनुसंधान, यानी कि सूचनाओं को एकत्रित करना तथा उनका विश्लेषण करना इसके अंतर्गत आता है। और जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, वो क्या खरीदना चाहता है, कितनी मात्रा में खरीदना चाहता है और किस मूल्य पर चाहते हैं, कब चाहते हैं, किस तरह का विज्ञापन पसंद करते हैं, कहां पर चाहते हैं, किस तरह की वितरण व्यवस्था पसंद करते हैं, इत्यादि जो बातें हैं ये विपणन अनुसंधान के अंतर्गत आती हैं। और नंबर 2 है विपणन नियोजन। इसके अंतर्गत विपणन योजनाओं का निर्माण, जिसमें उत्पाद का स्तर बढ़ाने, उत्पादों का संवर्धन करने इत्यादि की जो योजना है शामिल होनी चाहिए तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का कार्यक्रम बनाना चाहिए। अर्थात जो विपणन करता है वो विपणन नियोजन किया जाता है। जैसे एक कंपनी को किसी विशेष उत्पाद में बाजार हिस्सेदारी 25% है, तो कंपनी इसे बढ़ाकर 40% करना चाहती है। 25 से वो 40% करना चाहती है। तो इसके लिए उसको इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो विपणन करता है उसका द्वारा उत्पादन स्तर कितना करना है, संवर्धन प्रयासों आदि के संबंध में योजना तैयार की जाएगी तथा यह निश्चित कर दिया जाएगा कि कब, क्या, कैसे तथा कौन इस काम को करेगा। तो ऐसा करना ही इसको विपणन नियोजन के अंतर्गत आता है। एंड नंबर 3 है उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। इसके अंतर्गत विपणनकर्ताओं को यह निर्णय लेना चाहिए कि किस उत्पाद का निर्माण करें, किस मॉडल तथा आकार का चुनाव करें तथा जो उसका जो आकार है, किस्म है और जो डिजाइन है वो उसमें जो उसका जो उसके उत्पाद का जो मॉडल है तथा आकार है उसका चुनाव करना इत्यादि, ताकि ग्राहकों की आवश्यकता को जो है हम उससे संतुष्टि हो पाए। एंड नंबर 4 है मानकीकरण एवं ग्रेडिंग। इसके तहत जो विशेष वस्तु है उसका आकार, उसकी किस्म, उसका डिजाइन, भार, रंग और उसके प्रयोग किए गए कच्चे माल आदि के संबंध में प्रमाप निश्चित करने से है। और ऐसा करके यह सुनिश्चित कर दिया जाता है कि अमुक वस्तु में कुछ विशेषताएं अवश्य ही होंगी। जैसे सैंपल के आधार पर विक्रय को संभव बनाया जाता है। हम देखते हैं कि व्यापारी कुछ ही वस्तुओं को देखकर एक बड़ी मात्रा में उसी प्रकार की वस्तुएं क्रय कर लेते हैं और इसका आधार यही है कि जो वस्तुएं सैंपल में देखी गई हैं सभी वस्तुएं उसी प्रमाप की होंगी। सैंपल
आप जब भी कोई वस्तु का प्रमोशन करते हैं तो उससे पहले जो है, जो कंपनी है अपने जो सैंपल्स हैं वो देती है, ताकि उन सैंपल्स के आधार पर जो है और जो माल है उसकी डिमांड की जाती है। और एक जैसी विशेषताओं अथवा प्रमापों वाले माल को एक विशेष श्रेणी में रखने को हम श्रेणीयन जो है, ग्रेडिंग जो है वो उसको कहते हैं। जैसे एक कंपनी एक्स वस्तु का उत्पादन करती है मान लीजिए, और उत्पादन के लिए 3 अलग-अलग प्रमाप निश्चित कर दिए जाते हैं। तो कंपनी एक्स वस्तु का उत्पादन 3 प्रकार का करनी चाहती है: उत्तम स्तर, मध्यम स्तर एवं न्यूनतम स्तर। तो एक्स वस्तु को 3 श्रेणियों में इस प्रकार बांटा जा सकता है। जैसे हम इसको, जो एक्स वस्तु है, एक्स रेशो ए और एक्स रेशो बी, एंड इस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। तो अब जो ग्राहक उत्तम स्तर की एक्स वस्तु खरीदना चाहते हैं, उन्हें एक्स और ये इसको प्रदान की जाएगी, दिखाई जाएगी। और जो ग्राहक जो है थोड़ा मीडियम की, उसको एक्स बी दिखाई जाएगी, और जो थोड़ा सा हल्के उसको एक्स सी दिखाई जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको श्रेणीयन इसका कर सकते हैं। तो श्रेणीयन जो है क्रय विक्रय को जो है ये एक सुगम बनाता है। और श्रेणीयन प्रक्रिया का प्रयोग प्राय हम इसमें कृषि उत्पादों या अनाज, कपास, सेब, आम आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 5, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो जो पैकेजिंग का जो उद्देश्य है वो वस्तुओं के संग्रहण एवं परिवहन के समय उनमें टूट फूट, क्षय क्षति आदि को कम करना होता है। पैकेजिंग से वस्तु को लाने एवं ले जाने, पकड़ने, उठाने आदि में सुविधा रहती है। और कई बार ग्राहक जो अलग अलग मात्रा में वस्तु की मांग करते हैं, इसलिए भी उन्हें अलग अलग मात्रा में पैक करना होता है। और वस्तुओं की पैकेजिंग के लिए बोतलों या प्लास्टिक के थैलों, डिब्बों आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पैकेजिंग है, इससे जो प्रोडक्ट है और उसकी जो लेबलिंग है, उसके ऊपर जो लिखा होता है, उसका जो रेट्स वगैरह है, उसमें सुविधा रहती है। और जो प्रोडक्ट है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो कार्य है मार्केटिंग का है। नंबर 6 है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के अंतर्गत जो विक्रेता यह चाहता है कि उसके उत्पाद की बाजार में विशेष पहचान हो। ऐसा करने के लिए विक्रेता द्वारा अपने उत्पाद को एक ऐसा नाम देना होता है जो अन्य प्रतियोगियों से भिन्न हो, अलग हो। तो इस विशेष नाम को ही हम क्या कहते हैं, एक नामकरण जो है उसका करते हैं। जैसे उत्पादों में अलग पहचान, उदाहरणार्थ वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन है, उषा के पंखे हैं, लक्स साबुन है, या और भी कई जो ब्रांड हैं, और ताकि उनकी जो है अलग से पहचान बन सके। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है अपनी एक्स वस्तु को 777 के नाम से प्रसिद्ध करना चाहती है, तो यहाँ 777 उसका ब्रांड कहलाएगा। हो सकता है एक्स वस्तु को ही किसी दूसरी कंपनी ने ट्रिपल ए नाम दिया हो। ऐसी स्थिति में दोनों कंपनियों के जो उत्पाद हैं वो बाजार में अपनी अलग पहचान स्थापित करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट है उत्पादों का मूल्य निर्धारण करना। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। इसके अंतर्गत जो ग्राहक बाजार का राजा होता है, इसलिए ग्राहकों की हर संभव सहायता करना विपणन का एक मुख्य कार्य है। एक विपणनकर्ता ग्राहकों को मुख्यतः निम्न सेवाएं प्रदान कर सकता है, जैसे विक्रय उपरांत सेवा, आफ्टर सेल सर्विस एंड ग्राहक शिकायत निवारण, तकनीकी सेवाएं, उधार सुविधाएं, देख रेख सुविधाएं और उत्पाद संबंधी सूचनाएं इत्यादि जो है ये इसके अंतर्गत हम इसको ग्राहक की इस प्रकार की गई सहायता उसे संतुष्टि प्रदान करती है। और आज के प्रतियोगी युग में ग्राहक संतुष्टि ही सर्वोपरि है। इससे ग्राहक का किसी विशेष उत्पाद के प्रति लगाव बढ़ता है और वह बार बार उसी को क्रय करने लगता है। नेक्स्ट है नंबर 8, ग्राहक सहायता सेवाएं, यानी कि विक्रयोपरांत जो सेवाएं हैं, जैसे
वस्तु का जो मूल्य है एंड नंबर 9 संवर्धन प्रमोशंस, ग्राहकों को उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं उत्पाद क्रय करने हेतु प्रोत्साहित करना। तो इसके अंतर्गत जो सूचित करना एवं उन्हें उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करना। तो जो संवर्धन है इसकी जो है 4 विधियां हैं और इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, या पर्सनल सेलिंग है, या सेल्स प्रमोशन है, या जो है प्रचार पब्लिसिटी के द्वारा जो है हम इसको प्रमोशन को कर सकते हैं। एंड नंबर 10 है भौतिक वितरण। वितरण वाहिकाओं एवं उत्पादों के भौतिक गमन से संबंधित जो निर्णय हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो विपणन का कार्य के अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि वस्तुएं उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक कैसे पहुंचेगी, और यह काम जो है करने के लिए हम 4 तत्वों के बारे में निर्णय ले सकते हैं, जैसे परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टॉक मात्रा इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग। भौतिक वितरण वस्तुओं को ठीक समय व ठीक स्थान पर पहुंचाकर उनमें समय व स्थान उपयोगिता टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी जो है वो पैदा कर सकते हैं। एंड नंबर 11 है यातायात परिवहन। एंड इसके अंतर्गत उत्पाद विक्रय एवं उपभोग तीनों का एक स्थान हो। यदि ऐसा हो जाए तो परिवहन वस्तुओं के भौतिक वितरण के लिए महत्वहीन हो जाएगा। जो परिवहन है वो वस्तुओं के लिए वस्तुओं के भौतिक वितरण के लिए क्या क्या उत्पादन विक्रय एवं उपभोग, उत्पादन और प्रोडक्शन भी एक स्थान पर हो रही है और विक्रय भी वहीं पर हो रहा है और उनका उपभोग भी वहीं पर हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई मतलब नहीं रह जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है और उत्पादन का स्थान अलग होता है, विक्रय का अलग व उपभोग का अलग होता है। इसलिए उत्पादित माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। इसके लिए संस्था के पास परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। प्राय हम सड़कों पर क्या पेप्सी, कोका कोला, एलएमएल, ब्रिटानिया आदि कंपनियों के वाहन देखते हैं। ये वाहन विपणन के परिवहन कार्य के साक्षात उदाहरण है। तो इन परिवहन के साधनों का प्रयोग करके इन्हें इच्छित स्थानों पर पहुंचाया जाता है और इसमें स्थान उपयोगिता का सृजन होता है। नेक्स्ट है और लास्ट जो फंक्शन है मार्केटिंग का, संचयन एवं संग्रहण, यानी कि स्टोरेज और वेयर हाउसिंग प्राय वस्तुओं के क्रय करने अथवा उत्पादित करने एवं उन्हें विक्रय करने के मध्य समय का जो अंतर रहता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस समय अवधि में माल को सुरक्षित रखा जाए। तो विक्रय के इंतजार में माल को सुरक्षित रखने के लिए गोदामों का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार माल को गोदामों में सुरक्षित रखने को ही संग्रहण कहते हैं। तो संग्रहण का जो कार्य है वो विपणन प्रबंधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें की गई लापरवाही सारे माल को खराब कर सकती है। अतः माल के संग्रहण में समय उपयोगिता का जो है वो सृजन होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रोल ऑफ मार्केटिंग, एक फर्म में जो भूमिका है, रोल इन ए फर्म। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं उपभोक्ता जो आवश्यकता एवं इच्छा की जो है वो सूचना जो है वो एकत्रित करता है। उसके बाद जो उपलब्ध सूचनाओं का उसके बाद विश्लेषण करना एंड उत्पाद निर्माण का निर्णय लेना। उसके बाद हमारे पास उपभोक्ता का मनपसंद उत्पाद उपलब्ध करवाना, उपभोक्ता संतुष्टि और उसमें विक्रय वृद्धि, और विक्रय वृद्धि से फर्म का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होती है और फर्म की दीर्घायु एवं विकास की संभावना बढ़ती है। तो जो विपणन है
उसका एक फर्म में जो रोल है, फर्म में उसकी जो भूमिका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विपणनकर्ता सर्वप्रथम उपभोक्ताओं की आवश्यकता एवं इच्छाओं के बारे में सूचना एकत्रित करता है। उपलब्ध सूचनाओं का गहन अध्ययन करके किसी विशेष उत्पाद को तैयार करने का निर्णय लिया जाता है और जब उपभोक्ताओं को मनपसंद उत्पाद प्राप्त हो जाता है तो उनकी संतुष्टि में वृद्धि होती है और पूर्णतः संतुष्ट उपभोक्ता बार-बार उसी उत्पाद की मांग करते हैं और परिणामतः विक्रय में वृद्धि होती है तथा फर्म को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है और फर्म के उद्देश्य प्राप्त हो जाने से वह लंबे समय तक जो है बाजार में टिकी रहती है और विकास करती है। तो इस प्रकार विपणन जो है के माध्यम से फर्म अपने स्वप्न को वास्तविकता में बदलने में सफल होती है। इसी तरह ही जो विपणन है उसका इकोनॉमी में क्या भूमिका है, अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, तो विपणन जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अर्थव्यवस्था के विकास की जानकारी लोगों के रहन-सहन के स्तर से प्राप्त होती है। जिस देश के लोगों का रहन-सहन स्तर उच्च कोटि का होता है, उसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र माना जाता है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम से भी एक देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यानी कि उपभोक्ता आवश्यकता एवं इच्छा की सूचना एकत्रित करना, उसके बाद नई व्यावसायिक क्रियाएं करने के लिए प्रेरित होना, नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना, रोजगार के अवसर में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय स्तर में वृद्धि होती है, लोगों के जीवन में सुधार आता है और अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो विपणनकर्ता सर्वप्रथम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के बारे में सूचना एकत्रित करता है और उनके आधार पर नए-नए उत्पाद निर्मित करने के लिए प्रेरित होता है और अनेक औद्योगिक इकाइयां स्थापित होती हैं। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और रोजगार बढ़ने से देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है और यह स्थिति अर्थव्यवस्था के विकास का संकेत होती है और इसके अतिरिक्त विपणन द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है। फलस्वरूप वस्तुएं एवं सेवाएं सही समय पर, सही स्थान पर तथा सही मूल्य पर उपलब्ध होने लगती है। तो ये थे रोल ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ इसका एक फर्म में, विपणन का फर्म में इसकी क्या भूमिका है और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, विपणन के कार्य हमने लर्न किए। होप आपको बच्चे अच्छे से पसंद आए होंगे एंड if you have any query, do write in the comment section of this video. Thank you very much.